अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क की सियासत हर गुजरते दिन के साथ मजीद तल्ख होती जा रही है। कल क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। हर दिन नए से नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है और वो बीच में होता है कि इससे बड़ा इशू सामने आ जाता है। कोई सियासतदान, कोई सहाफ़ी, कोई पंडित कल क्या होगा कि पेशगोई से कासिर है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने के फैसले के साथ ही सियासी गर्मा गर्मी मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका अंदाजा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कुछ देर कबल की गई ट्वीट से भी किया जा सकता है, जिसमें इमरान खान ने कहा है कि कल हमारा गुजरावाला जलसा हकीकी आज़ादी की तहरीक के मौजूदा दौर का आखिरी जलसा होगा। अगले नाजुक मरहले का ऐलान जलसे में करूंगा। इंपोर्टेड हुकूमत और इसके हैंडलर्स इस कदर बौखलाहट का शिकार है कि -1 फार्मूले पर काम कर रहे हैं। कौम पीटीआई के पीछे मजबूती से खड़ी। इमरान खान तो कल गुजरावाला जलसे में अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे, मगर फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या होगी से मुताल्लिक इशारा दे चुके हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करने का मंसूबा बनाया जा चुका है, जबकि तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रही है। तमाम जो लीडरशिप है उसने मुतफ़िका तौर के ऊपर इमरान खान साहब की क़यादत के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया है और साथ ही शदीद तशवीश का इजहार किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से इलेक्शन मुलतवी किए गए उससे इंडिकेशन ये आई है कि ये हुकूमत तो शायद इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। पूरे पाकिस्तान में एक मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक है, उसका आगाज़ किया जा रहा है। इमरान खान की नाअहली के बारे में साबिक वज़ीर दाखिला और इमरान खान के हम इत्तेहादी शेख रशीद ने भी बात की, जिनका कहना था कि किसी को अहल और किसी को नाअहल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो आवाम वोट डालने नहीं जाएगी। असल सियासत अहल को नाअहल कर और नाअहल को अहल करना मतलूब है। मैंने पहले कहा था पीडीएम इलेक्शन से भाग गई है। जिन हलकों में सैलाब नहीं था वहाँ भी इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दी। अब सितंबर का महीना इमरान खान पर खासा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के बाद आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की कौमी असम्बली से इस्तीफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करते हुए न सिर्फ अब्दुल शकूर शाद के इस्तीफे के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया, बल्कि कौमी असम्बली का हल्का NA 246 भी खाली हो गया है। दरखास्त गुजार ने बजरिया वकील इस्तदा की कि मैंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफों पर 123 अरकान से दस्तखत लिए गए। मैंने इस्तीफा स्पीकर को भेजा, ना अपना नाम लिखा, ना तारीख डाली। पीटीआई ने बताया था कि ये इस्तीफे पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए हैं। मैंने सिर्फ इमरान खान से इजहार यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको ज़ाती हैसियत में स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया था। वकील ने जवाब दिया कि एक नोटिस आया मगर पेश नहीं हुए थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसके बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफा कबूल किया। ये तो पीटीआई के सारे इस्तीफे ही मशकूक हो गए हैं। अदालत ने स्पीकर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से दिए गए तमाम इस्तीफे ही मशकूक हो चुके हैं, जिसके बाद लगता यह है कि तमाम इस्तीफे कलअदम करार दे दिए जाएंगे। अरकान असम्बली की एक बार फिर ऐवान में वापसी की राह हमवार होगी और तासुर उभर रहा है कि हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है और कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापसी पर आमादा किया जाए। इसी खदशे का इजहार गुज़श्ता रोज़ मुल्तान जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने भी किया, जिनका कहना था कि जब मैं हुकूमत जो अपोजिशन से बनाकर रखने का कहा जाता था और मुझे असम्बली में वापस जाने पर मजबूर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहां जाकर अपने मामलात हल करूं। दिए जाते हैं कि इमरान खान तुम ऑपोजिशन को साथ मिला के चलो। जब मैं हुकूमत में था, अब कहते हैं कि हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। महमूद कुरैशी ने मीडिया टॉक में कौमी असम्बली से इस्तीफों से मुताल्लिक बात की और बताया कि असम्बलियों से इस्तीफों और ऐवान में वापसी से मुताल्लिक पार्टी में भी राय मुनकसम है कि असम्बली में वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। माइनस और प्लस करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ आवाम के पास है। जब हम असेंबली में थे और फैसला था कि अब हम असेंबली में रहें या ना रहें, तो उसमें पार्टी के अंदर भी बड़ी एक तवील बहस, 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें असेंबली के अंदर रहकर मुज़ाहमत करनी चाहिए, एक नुक्ता नज़र था। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब ये असेंबली एक साजिश और मदाखलत के तहत हुकूमत बर्खास्त की गई है और ये टोला जो साजिश का हिस्सा है वो बैठा है, तो इनके साथ बैठने का फ़ायदा नहीं है।
कल ही एक और अहम फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी सामने आया कि 11, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स, कांस्टेबलरी इंतजामिया सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफियत बताई गई है। अब इस पर तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि असल में हुकूमत जो बाई इलेक्शंस है वो कराना ही नहीं चाहती है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या वाकई इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करने का मंसूबा बनाया जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खुद अपने आप को टेक्निकल नॉकआउट कर दे उसे किसी को मंसूबा बनाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब अपने लिए खुद एक खुदकश हमलावर हैं, तो वो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वो इस तरह से कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी जोग्राफिया के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, कभी स्पोर्ट्स के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, कभी इंसाफ के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, कभी करप्शन के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। और उनको खुद नहीं मालूम। मैं समझता हूँ कि उनको जो है उनको शदीद इलाज की ज़रूरत है। कोई उनकी जहनी तवाज़ुन, मैं समझता हूँ इंसान है, गलती हो सकता है ओवरलोड हो गया हो, बहुत प्रेशर हो, इस वजह से उनके जहन में कुछ है, मुंह से कुछ निकलता है। वो अपने आप को जो हमारे इस्लाम के अहिया का दौर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मुख्तलिफ औकात में मुआजना की बातें करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ उनको शदीद सीरियस नोट उनको बहुत शदीद ज़रूरत है कि इलाज की। क्या ये प्रेशर हुकूमत की तरफ से बढ़ाया जा रहा है? नहीं, प्रेशर उनकी अपनी वजह से है। वो एक हमेशा नाकाम आदमी रहे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई कारोबार नहीं किया। जो हॉस्पिटल ही बनाया उस पर मियां नवाज शरीफ ने उनको ज़मीन दी थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और शरीफ फैमिली के अकाउंट से 50 करोड़ रुपया गया था। वो बेचारे को पता ही नहीं, कभी वो कहीं से मकान बना लेते हैं, उनका किचन भी कोई और चलाता, शायद एहसास हो उनको कि मैं कुछ कर नहीं सका, राइट लेफ्ट। देखिए ना, अगर कोई सेटल्ड आदमी साहब देखिए, उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बताया, नमल यूनिवर्सिटी बनवाई, बहुत सारी कामयाबियां उनके क्रेडिट पर हैं, और उसके बाद वो वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इमरान खान साहब के ऊपर खासतौर पर फर्द जुर्म आयद होने का फैसला, और उसके बाद फिर ये जो बाई इलेक्शंस है ये मुलतवी कर दिए गए हैं। लग ये रहा है कि सितंबर का महीना खासा भारी है। क्या इस हवाले से फैसला हो गया है कि इमरान खान को नाअहल करना है? देखिए, ये फैसला हमने नहीं करना, ये फैसला करना अदालतों ने। इलेक्शन मुलतवी हुई है, ये फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, हमारे पास नहीं है, हम नहीं करते। गवर्नमेंट ये फैसले नहीं करते, ये फैसले तो करते हैं वो इदारे जिन इदारों के लिए इमरान खान साहब कसम खाते थे, और हमेशा उनको जिस इदारे ने उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, हमने तो नहीं दिया है, जिसने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जिसने उनको सपोर्ट किया, जिन लोगों ने, और जहां पर भी उनको सपोर्ट हुआ, अब उनका भी हम पे बलवा डालेंगे। हमने तो उनके खिलाफ एक केस भी नहीं फाइल किया। कल तक आप ये कह रहे थे कि इमरान खान लाडले हैं, आज आपको लग रहा है कि लाडले नहीं है वो किसी के? नहीं, वो लाडले तो हैं। अगर वो लाडले ना होते तो आप बताएं कि एक आदमी जो कि सियासत के अलीफ बे से भी नावाकिफ हो, जो एरोगेंट हो, बदतमीज हो, जिसे हिस्ट्री का पता ना हो, हिसाब का पता ना हो, उसको कभी कोई इलेक्शन जितवाता? उसके लिए आरटीएस को बैठाया जाता, उसके लिए 2018 की धांधली होती, उसके लिए नवाज शरीफ को नाअहल किया जाता, उसके लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ। मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूं ना कि उस वक्त किसी को नाअहल किया गया था, आज भी सियासत यही है कि किसी को नाअहल और किसी को अहल किया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ये कानून है 204 का, इसे टूल के तौर पे नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह से माजी में सियासी कारकुन, सियासी काबरीन और जमहूरियत को डिरेल करने के लिए 58(2) भी इस्तेमाल होता था, मैं समझता हूं कि इसको नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी के भी खिलाफ हो, ये नहीं होना चाहिए। हमें जमहूरियत का फैसला अवाम को करना है। लोगों के नाअहली और नाअहल है या नहीं है वो अवाम को करना है। ये तो फिर आप प्रिंसिपल ये समझते हैं कि आज इमरान खान को नाअहल नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं प्रिंसिपल ही समझता हूं कि अगर इमरान खान ने कोई उसके ऊपर कोई 204 का जो कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो गलत किया है, तो कानून को इट शुड टेक इसको ओन कोर्स ऑफ एक्शन। ये नहीं हो सकता है कि नरमी बरतें, सख्ती बरतें। कानून जो कहता है आप कानून के मुताबिक फैसला करें।
आप फेस को ना देखें, आप केस को ना देखें, आप सिर्फ कानून को देखें। कानून अगर कहता है उसके ज़ुमरे में आते हैं। 204 मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, आप अगर कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। 204 के तहत आपने भी कंटेम्प्ट की सजा भुगती है। आज निहाल हाशमी साहब, आज इमरान खान आपको नाहल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जी, मेरा तो मैटर 204 पे उतरता ही नहीं है। आप कभी मेरी पूरी तकरीर चलाएं, ना मैंने किसी अदालत का नाम लिया जनाबे वाला, ना किसी जज साहब का नाम लिया, ना किसी जज। हमने तो लोगों को कहा था अदालत नहीं, लेकिन फिर भी आपने चार्ज फ्रेम हुआ, आपने सजा भुगती है। मैं तो ये बात कर रहा हूं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव बढ़ाकर मुझे असेंबलियों में वापस जाने का कहा जा रहा है। अगर आप मुझे बोलने दें हुजूर, ताकि लोग समझ सकें हम क्या अच्छी एक यूजफुल चीज़ हो। मैंने किसी जज का, किसी केस का, किसी मुलजिम का नाम नहीं लिया। यहाँ पे शहबाज साहब का उन्होंने नाम लिया, शहबाज गिल साहब का नाम लिया, जज साहबा का नाम लिया, केस का हवाला दिया कि आपने गलत उनको रिमांड दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे। तो ये उनका केस मेरे से बहुत मुख्तलिफ है। मैंने कहा था हिसाब मांगने वालों, हिसाब मांगते हैं सियासी मुखालफिन भी, और हिसाब मांग रहे होते हैं आपके जो करप्ट लोग होते हैं वो लोग भी, और हिसाब मांग रहे होते हैं वो उस तरह की गवर्नमेंट। अदालत हिसाब नहीं मांगती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बावजूद अगर मुझे सज़ा दी गई है, मुझे तरगीब दिया गया कि आप माफ़ी भी मांग लें उन सब। मैं एक वकील हूँ, मैं मैग्नेटिक शो किया, मैंने कहा हाँ ठीक है, और ये तारीख इस बात की शाहिद है और डॉक्यूमेंटेड है मेरा मैटर, कोई अनडॉक्यूमेंटेड नहीं है। इमरान खान साहब बार बार उसी बात को दोहराते हैं। इससे पहले भी उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस इशू हो चुके हैं, 2013-14 में भी। जी निहाल साहब, अब आपके केस का हवाला गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने भी दिया। इस पर बात हुई है, आपने किसी जज का नाम लिए बगैर जो कुछ कहा था उस पर माफ़ी हुई, उसके बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर अदालत की तरफ से गैर मशरूत माफ़ी को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपको सज़ा हुई। ये नज़ीर पहले मौजूद है, इसका हवाला भी दिया गया और फिर ये कहा गया कि वो भी तकरीबन वैसे ही मामला था क्रिमिनल कंटेम्प्ट का। इमरान खान का भी क्रिमिनल और जुडिशल कंटेम्प्ट दोनों है। अब ये मामला आपको कानूनी से ज्यादा पॉलिटिकल दिखाई दे रहा है या आपको लग रहा है कि ये कानूनी मामला ही है महज? ये कानूनी मामला है, ये पॉलिटिकल नहीं है। देखिए ये बिल्कुल कानूनी मामला है। मैंने कहा ना कि मैंने जजों का, किसी मुखालफिन का, किसी पार्टी का, इवन इमरान खान का नाम नहीं लिया। यहाँ उन्होंने नाम लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि अदालत का नाम लिया है। सबसे पहले तो अदालत का नाम लिया, फिर अदालत की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको, असिस्टेंट सेशन जज, उनका नाम लिया, फिर उस मुकदमे का नाम लिया जिसमें उन्होंने अपने ऑर्डर साबिर फरमाया। तो मेरा केस और उनका केस बहुत फर्क है। मुझे तो आई वॉज ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये तो एक खुले आम ये बात कर रहे हैं और उसको दोहरा रहे हैं, और उनको ये भी नहीं है कि वो एक खातून है। तो मेरा और उनका केस में ठीक है, ये फैसला तो यकीनन अदालत ने करना है। फर्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद उनके पास दिफा का मौका भी होगा, और प्रोसीडिंग्स के दौरान कई गैर मशरूत माफी मांगते तो अदालत का इस्तेहकाक है, माफ करती है या नहीं करती। अब आगे चलते हैं ना सर। अब इमरान खान ये कहते हैं मुझे कॉर्नर्ड करके असम्बलियों में वापस लाने की बात की जा रही है। क्या वाकई इमरान खान से ये कहा जा रहा है कि आप असम्बली में वापस आ जाए और बैठ के मामला को हल करें? उनको जाने को किसने कहा था? सियासी लोग अपने मामला असेंबली में निपटाते हैं, अपने मसाइल असेंबली में पेश करते हैं और उसका हल भी असेंबली से निकालते हैं पूरी दुनिया में। ये कोई सट्टा तो नहीं है कि आप सट्टा लगा दिया और किसी को पकड़ लिया। पार्लियामेंट और जमहूरियत को आप सट्टेबाजी की नजर तो ना करें। तो हुकूमत चाहती है कि इमरान खान असेंबली में वापस आए? उनकी मर्जी है, चाहे आए चाहे ना आए। वो अब पुल के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है। उन्होंने पूरी दुनिया पे इल्जाम लगाया, सारे इदारों। अगर इतनी हिम्मत है तो नाम लेके बताएं, वाकयात बताएं। आपने अमेरिका पे लगा दिया, कभी हमारे किसी इदारे पे लगा दिया, कभी किसी पे लगा दिया। आप बताएं, एक एक चीज सच बताएं। आप सच नहीं बोलते हैं, आप दरगोई करते हैं, आप लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, आप दूसरों को डाकू। देखिए ना निहाल हाशमी साहब, ये बात तो तय है कि इमरान खान असेंबली में वापस नहीं आना चाहते। अगर वो आना चाहते होते तो फिर वो गए क्यों थे? क्या उनको असेंबली में ना चाहते हुए भी आने पर मजबूर किया जा रहा है? नहीं, कोई मजबूर नहीं कर रहा है। देखिए, इमरान खान इज इमटेरियल फॉर द पार्लियामेंट। वो आए तो भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नहीं आए तो भी कंट्रीब्यूशन नहीं। जब वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, ऑपोजिशन में भी या ट्रेजरी में भी, वो कितने बार पार्लियामेंट में आए? पार्लियामेंट में आते नहीं थे। वो पार्लियामेंट्री रिवायत के खिलाफ वो किसी से हाथ तक तो मिलाते नहीं थे। उनके आने और ना आने से पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई फर्क नहीं। लेकिन निहाल साहब, हम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर तो हैं। अगर अगले इंतखाबात की तरफ बढ़ना है तो इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, और फिर अब तो अपॉइंटमेंट का मामला भी है। तो ये सब मामला को तने तनहा आप तो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठना तो पड़ेगा।
तमाम की जरूरत नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एट द स्टेज एज ऑफ टुडे जो भी होगा वो करेगा। देखिए ना, जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज साहब थे, इमरान खान के साथ उनकी हो जाती थी बातचीत, जो भी तरीका था, मीडियम जो भी था। आज वहां पे जैसा भी है, जो भी है, राजा साहब है वो फैसलाबाद वाले वो कर लेंगे। इसमें ऐसी कौन सी बात है? इमरान खान थोड़ी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि इमरान खान ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होगा, नहीं है वो। तो आज जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो कर लेगा प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ करके। नहीं, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जिस पर फ्रेंडली ऑपोजिशन का इल्जाम हो, जो खुद आपके टिकट लेने का इरादा रखता हो, उसके साथ बैठ के की हुई कंसल्टेशन में कितनी जान होगी, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये तो इमरान खान को सोचना चाहिए था ना। देखें जी, वो हमारी पार्टी का मेंबर तो नहीं, एज ऑफ टुडे डॉक्यूमेंटेड है कि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। राजा साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है तो मेरे से तो नहीं करेंगे मशवरा, आपसे भी नहीं करेंगे। जो कौमी असेंबली में बैठ के आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, मशवरा उन्हीं से होगा। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा सर कि ये जो बाई इलेक्शंस मुलतवी हुए हैं, क्या ये भी एक प्लानिंग के तहत हुए हैं? हुकूमत ये चाहती थी कि बाई इलेक्शंस ना हो, बल्कि जो इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए वो इस्तीफे वापस हों और फिर असम्बली में तहरीक इंसाफ के आने की राह हमवार हो? क्या ये प्लान है? मैं समझता हूँ हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि इन चीज़ों को प्लान करें। वो आपने देखा होगा कि सैलाब ज़ादगान के साथ हैं, कभी यूएन का सेक्रेटरी जनरल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आ रहे हैं, कभी फॉरेन डिग्नेटरीज आ रहे हैं, कभी उनकी विजिट है, ब्रीफिंग है, इलाके में जाना है। कौन सा ऐसा शहर है, ऐसा जहाँ ऐसा सूबा है, ऐसा खित्ता है जहाँ पे शहबाज शरीफ और हमारी टीम ना गई हो? हम हर जगह जा रहे हैं, क्योंकि हमें वोट इसलिए नहीं दिया गया कि किसी को आप लाना है या इलेक्शन कराना है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वो जाने। और लेकिन इसके बावजूद सियासत तो हो रही है निहाल हाशमी साहब। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि सियासत अगर यूं जारी रखनी है, मरियम बीबी भी जलसे कर रही हैं, गुज़श्ता रोज चिश्तिया में उन्होंने जलसा किया है। मियां नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं? सर आप अगर नोट करें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज से चंद हफ्ते पहले ये बात कहा कि हम सियासत फिर कर लेंगे, अभी हम लोगों की खिदमत करेंगे, सैलाब की बात करेंगे। लेकिन सियासत तो हो रही है। कल हम इसलिए हम गए थे कि चिश्तिया में अगर इलेक्शन हो रहा था तो मरियम नवाज जो है वो हमारी पोस्टर हैं, वो हमारी पोस्टर लेडी है, वो वॉइस है, वो जो नारा है ना, चारों सूबों की आवाज़ मरियम नवाज। तो मरियम नवाज फिर वो चारों सूबों में जाती हैं, अपने लोगों के साथ खड़ी होती हैं, जो कैंडिडेट है उनके साथ खड़ी होती हैं। हमारी पार्टी अलग है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो काम कर रही है, जो सैलाब ज़ादगान। मगर ये तो आप ना कहें कि सियासत नहीं हो रही है, सियासत तो हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि पार्टी कायद वापस कब आ रहे हैं सर? गवर्नमेंट नहीं कर रही है। देखिए, सियासत जो है फील्ड में हम कर रहे हैं, जो कारकुन है पार्टी के, मरियम नवाज कर रही हैं, जो पार्टी के ओहदेदार हैं, जो गवर्नमेंट के वज़रा है, प्राइम मिनिस्टर है, वो रिलीफ का काम कर रहे हैं, सरकार वो रिलीफ का काम कर रहे हैं, वो दुखी इंसानियत के साथ आके खड़े हुए। अब रह गया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने का। तो आप भी मिलके मेरे साथ दुआ करें, और सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ के सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, और इंशाल्लाह इसी साल वो जल्द आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, डॉलर्स आ गए हैं, रिजर्व्स भी कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉलर पकड़ में नहीं आ रहा है, डॉलर मजीद तगड़ा होता जा रहा है। क्या वजह है, कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क सैलाब की तबाहकारियों से ज़बूहाली का शिकार है। मुतासरा आवाम बेसर सामानी की हालत में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनके दुख अपनी जगह, लेकिन मुल्क में बढ़ती महंगाई, रुपए की कम होती कदर ने सैलाब ज़दगान के साथ बाकी आवाम के गम व अलम भी बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस, सब्जियाँ, दालें, घी, हर शय की कीमतें 5 गुना तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन कीमतों में इजाफे का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नाम पर मकामी मार्केट में कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाई गई, लेकिन आलमी मार्केट में कम होने पर इनकी कीमतों का असर, कम होती कीमतों का असर आम आदमी तक नहीं पहुंचा। इसी तरह खुर्दनी तेल की कीमतें आलमी मार्केट में $1800 फी टन तक पहुंची तो पाकिस्तान में घी और ऑयल की कीमतों को पर लग गए। 150 रुपये में बिकने वाला घी का पैकेट 570 तक जा पहुंचा, लेकिन अब जब आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें $1800 फी टन तक गिर चुकी हैं, अवाम अब भी 500 से 600 रुपये फी किलो घी खरीदने पर मजबूर है।
IMF से कर्ज के हुसूल को तमाम मसाइल का हल करार देने वाली हुकूमत कर्ज की किस्त मौसूल होने के बावजूद महंगाई में कमी तो दरकिनार डॉलर की कम होती कीमत को भी काबू करने में नाकाम हो रही है। डॉलर की कीमत जो बढ़ रही है वो कंटेन नहीं हो रही, उस पर शिकंजा नहीं डाला जा रहा, क्योंकि डॉलर की कीमत को एक बार फिर पर लग चुके हैं। इंटरबैंक मार्केट में कारोबारी दौरानिये में बढ़ती हुई डिमांड के सबब एक मौके पर डॉलर की कदर 229 रुपए से भी तजावुज कर गई थी। तहम बाद दोपहर तलब और कदर घटने से डॉलर के इंटरबैंक रेट 2 रुपये 76 पैसे इजाफे से 228 रुपये 18 पैसे की सतह पर बंद हुए। इसी तरह ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की जो कदर है उसमें कई गुना इजाफा देखा जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर IMF की शर्त के मुताबिक 16 अरब डॉलर तक न आने से पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की बहाली के बावजूद दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग के हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल करने के लिए पाकिस्तान को IMF की शराइत के तहत अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को 16 अरब डॉलर तक पहुँचाना होगा, जो फिलवक्त 14 अरब 74 करोड़ डॉलर के गिर्द घूम रहे हैं और दोस्त ममालिक से मतलूबा फाइनेंसिंग भी नहीं की जा रही है, जिससे हुकूमत के साथ आवाम की मुश्किलात में भी मजीद इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने आवाम को बिजली के बिलों में दिया गया रिलीफ वापस लेने की तैयारियां शुरू कर दी। अगस्त के होशरुबा बिलों ने आवाम के गम गुस्से को आसमान तक पहुंचा दिया है। वो सड़कों वापडा दफातर के बाहर एहतजाज के लिए निकले। हुकूमत ने आवाम का गुस्सा कम करने के लिए पहले 200 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के बायस बाद में वज़ीर आज़म ने इस रिलीफ को 300 यूनिट तक बढ़ा दिया। लेकिन 2 रोज पहले वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने आवाम को दिया गया वो रिलीफ भी खत्म करने की खबर सुना दी है और उनके मुताबिक वज़ीर आज़म के ऐलान करदा रिलीफ के तहत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म नहीं बल्कि खर की गई है। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। ये जो कीमतें इस वक्त हमने की हैं 200 से 300 की, ये डिफर्ड हैं और एट एन अप्रोप्रिएट टाइम हम इसको रिविजिट करेंगे। 3 करोड़ में से 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन को इंशाल्लाह इसमें से वो निकल गए हैं। उनको कतन एक ढेला भी अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में अदा नहीं करना पड़ेगा। 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जम्पशन हम दे दिए। बिल्कुल अब वज़ीर आज़म कुछ ऐलान करते हैं, उनकी टीम आकर कुछ कह देती है, हुकूमत यू टर्न लेती है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने आवाम की आंखों में धूल झोंकी हो। इससे कबल भी मुतादिद मौके पर ऐसा हो चुका है कि वज़ीर आज़म कुछ कहते हैं लेकिन बाद में वज़रा उनके बयान की तशरीह इस तरह पेश करते हैं कि आवाम की परेशानी मजीद बढ़ जाती है। लोड शेडिंग के उरूज पर जब हुकूमत तनकीद की जद में आई तो इस मामले पर एक स्पेशल इजलास हुआ, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट के जरिए आवाम को 1 मई में लोड शेडिंग खत्म करने की खुशखबरी सुनाई और वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी इस बात की तस्दीक की। लेकिन ये खुशखबरी भी आवाम के लिए आर्जी साबित हुई, क्योंकि 2 दिन बाद ही वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर हों या वफाकी साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल सब ने ही वज़ीर आज़म के ऐलान के बरक्स लोड शेडिंग जल्द ना खत्म होने की बात की और आवाम से साथ देने की अपील की। इस हवाले से वज़ीर आज़म की टीम क्या कहती रही, जरा वो भी आपके सामने रखता है। 7 मई को इंशाल्लाह फ्यूल का भी बंदोबस्त हो जाएगा और मुल्क इस वक्त जो लोड शेडिंग है, आज वजीर आजम ने ये हदायत जारी की है कि 1 मई से 0 लोड शेडिंग होगी मुल्क के अंदर। में जब हम आए तो जो बिजली के कारखानों के लिए कोयला, डीजल, LNG और फर्नेस ऑयल मौजूद था, उससे तकरीबन 17-18 हजार मेगावाट की जनरेशन हो सकती थी। लोड शेडिंग जो आपके सामने हुई है, जिसके लिए हुकूमत और काबीना अवाम से माजरत भी चाहते हैं, लेकिन कुछ वक्त भी मांगते हैं कि हम इन मामलात को हल कर सके। लोड शेडिंग को इंशाल्लाह कल से कम करके और इंशाल्लाह 3.5 घंटे पर ले आएंगे। तो मुल्क में इस वक्त ईंधन की जो कमी का बहरान था वो हमने हल कर 4 लोड्स हम खरीद चुके हैं। वजारत खजाना के ताउन से हम कर इस वक्त मुकम्मल तौर पर कोशां हैं अगले आने वाले चंद दिनों में ये जो एक वक्ती तातुल पैदा हुआ है बिजली की पैदावार में, वो दूर हो जाएगा। दूसरी जानिब आज इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में मामूली कमी ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी ये अपनी बुलंद तरीन सतह 42.7% पर मौजूद है। लेकिन इसके बरक्स महंगाई सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह में 44% की सतह बरकरार है। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में LPG का सिलेंडर 297 रुपये, 20 किलो आटे का थैला 51 रुपये 73 पैसे महंगा हुआ है, जबकि अंडे फी दर्जन 8 रुपये 98 पैसे, सादा डबल रोटी 2 रुपये 50 पैसे, दाल मूंग 6 रुपये 41 पैसे फी किलो महंगी हुई है, दही 4 रुपये 33 पैसे फी किलो महंगी हुई है, चाय की पत्ती 7 रुपये 2 पैसे, दाल चना 3 रुपये 98 पैसे फी किलो महंगी हुई है, चिकन 4 रुपये 46 पैसे। इसके अलावा इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक दूध, चावल, आलू और सिगरेट्स भी महंगे हुए हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते प्याज 72 रुपये 93 पैसे फी किलो, टमाटर 14 रुपये 46 पैसे फी किलो महंगे हुए हैं। साबिका हुकूमत हो या मौजूदा, दोनों ही आवाम की नज़र में नाकाम साबित हुई हैं, क्योंकि इनके नज़दीक ये ना तो महंगाई कम कर सकी है और ना ही
हुकूमतों से डॉलर की कीमत में बेजा इजाफा कंट्रोल हो सका है। ऐसा का गम गुस्सा है कि बढ़ता ही चला जा रहा है, जो किसी भी तौर हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला कब तक बरकरार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इब्तिदा में तो बड़ा सादा सा सवाल है, IMF से डील मिल गई, रिजर्व्स भी 8 अरब डॉलर से बुलंद होकर 14 अरब से कुछ तजावुज कर गए, लेकिन बेलगाम डॉलर काबू में नहीं आ सका। डॉलर आ रहे हैं लेकिन फिर भी डॉलर तगड़ा होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जब हम डॉलर के रेट की बात करते हैं तो एसेंशियली दो मार्केट्स हैं पाकिस्तान में। एक कहलाती है ओपन मार्केट, जिसमें आप और मैं और बाकी पाकिस्तानी किसी मनी चेंजर के पास जाते हैं, उससे 500,000 डॉलर करवा लेते हैं या डॉलर ले लेते हैं या रुपया ले लेते हैं। और दूसरी है इंटरबैंक मार्केट, और दोनों मार्केट्स हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से गिरी हैं। ख़ास तौर पे पिछले कोई 5 या 6 जो सेशन गुजरे हैं उसमें मुसलसल दोनों मार्केट बड़ी तेजी से गिरी। अब दोनों मार्केट में जो फ़र्क है तारीखी तौर पे वो 2-3 रुपए के से ज़्यादा का नहीं हुआ करता था, अब वो 12-14 रुपए पे। तो सवाल आपने दुरुस्त उठाया कि क्या वजह है कि IMF के पैसे भी आ गए हैं। रिजर्व्स की बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ, रिजर्व्स तो अभी भी बहुत लो है। स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं, जो अपने रिजर्व्स हैं उसके पास, अगर कमर्शियल बैंक की रिजर्व जमा ना किए जाएं तो वो कहीं अभी 8 बिलियन डॉलर पे पहुंचे हैं 1 अरब डॉलर IMF की वसूली की बात। तो आप सोचिए कि ये कोई 6 हफ्ते 7 हफ्ते से ज़्यादा के रिजर्व, हमारी इम्पोर्ट का जो बिल है उससे ज़्यादा के रिजर्व नहीं है। तो जो इंटरबैंक की मार्केट है, जो बैंक आपस में और जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स वहाँ पे ट्रेड करते हैं, वो तो रिजर्व्स को देखते हैं, और रिजर्व्स जो हैं वो वाकई में बहुत लो हैं। आप सोचिए कि हमारे पास हम कह रहे हैं कि 8 बिलियन डॉलर पड़ा है, आपने उसमें कमर्शियल बैंक जमा कर लिए तो 14 बिलियन पे चले जाते हैं। इंडिया के पास कोई 650 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, बांग्लादेश के पास कोई 35 अरब डॉलर के रिजर्व। तो हमारे रिजर्व वाकई में बहुत कम है, और वो उसकी वजह से इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर के रुपये के ऊपर जो है वो बड़ा प्रेशर रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस तरफ भी आता हूँ, आपने 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की है। नंबर 1, ये तो इंटरबैंक के अंदर भी डॉलर बढ़ रहा है, ओपन मार्केट के अंदर तो डॉलर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ये इतना ज़्यादा फर्क क्यों है जो आज से पहले इस तरह से नहीं देखा, इसके ऊपर मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले एक तो ग्लोबल मार्केट के अंदर डॉलर प्राइस बढ़ी है, डॉलर की कदर कुछ मुस्तहकम हुई, क्या ये इम्पैक्ट ज़्यादा है या आपको लगता है कि हमारी जो लोकल जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है? जी, आपने दुरुस्त कहा कि दुनिया भर में डॉलर जो है वो बाकी करेंसीज के मुकाबले में बढ़ रहा है। यूरो के मुकाबले में कोई 20 ईयर हाई चला गया है, या यूरो 20 ईयर लो पे चला गया है। इसी तरह येन जो है वो 2002 में इस रेट पे था, उसके बाद आप समझिए वहाँ पे भी 20 साल का लो है। कुछ इम्पैक्ट उसका ज़रूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि 10 से 15% का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। 80 से 85% जो है वो दूसरी वजूहात है। ख़ास तौर पे अगर हम ओपन मार्केट की बात कर रहे हैं तो मुझे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर 12-13 रुपए का फ़र्क है ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में, तो स्मगलिंग हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि डॉलर्स आर बीइंग सक्ड आउट। वो डॉलर कैश जो है फिजिकली वो ओपन मार्केट से निकल रहे हैं और वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, शायद किसी हद तक ईरान भी जा रहे हों, क्योंकि वहाँ से प्याज जो है मैंने सुना है वो आना शुरू हो गया है। तो एक तो स्मगलिंग का बहुत बड़ा इशू है, इसकी वजह से ये बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है आपको इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में। जी। जो UAE की एक रिक्वायरमेंट है 5,000 दिरहम की, कि पाकिस्तान से जो भी पैसेंजर आ रहा होगा उसको 5,000 दिरहम वहाँ दिखाना जरूरी है। तो अब आप सोचिए कि तकरीबन 21 फ्लाइटें पाकिस्तान से जाती हैं जो UAE की तरफ, और अगर उसमें से 200-250 पैसेंजर भी आप निकाल लें तो आप सोचिए कि बहुत सारा कोई 10-15 लाख दिरहम जो है वो चाहिए होते हैं, और जो सिस्टम से सक आउट हो रहे हैं और UAE चले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। देखिए आज कारोबार के दौरान भी डॉलर की कीमत जो इंटरबैंक में है 3.58 रुपए बढ़ती हुई देखी हमने। उसके अलावा ओपन मार्केट के अंदर तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से एक फैक्टर ये भी है स्मगलिंग हो रही है, फिर सिविल एविएशन इंतजामिया के कुछ रूल्स ऐसे बने कि जिस पर ECC को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और फिर हुकूमत कहती रही कि हमें तो पता नहीं था कि सिविल एविएशन इंतजामिया ने ये रूल बना दिया है कि आप जब आएंगे तो वो डिक्लेयर करेंगे। लोग लाने में रिलक्टेंट है, डॉलर सिस्टम में नहीं आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ये है कि जिस वक्त जो है अब हुकूमत अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना रही है, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा कि हमने इंपोर्ट को कटेल कर लिया है, पाबंदियां लगाई हैं, और फिर हमने देखा कि इंपोर्ट के ऊपर जो मैसिव बैन था एकदम से लिफ्ट हुआ।
पहले तो ये बताया गया कि $3 बिलियन सेव किए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब बैन लिफ्ट हुआ तो आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी कि हमारी मार्केट डॉलर ड्राई हो गई? देखिए, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो इस चीज़ की गवाह है कि जिस मुल्क ने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिसने फ्री ट्रेड नहीं किया, उसका हाल मज़ीद बुरा हुआ है, जिसको हम वो इकोनॉमिक की ज़ुबान में कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये मेक्सिको ने करके देख लिया, फेल हो गया। इंडिया 91-92 तक ये करता रहा, फेल हो गया। उसके बाद उसने इस पॉलिसी को छोड़ दिया। मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो पॉलिसीज़ दुनिया भर में फेल हो चुकी हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, हम उनको अब आके अपना रहे हैं। देखिए, जितने भी ममालिक ने फ्री ट्रेड खोली है, यानी कि आज़ादाना आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कम्पीट करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बजाय एक्सपोर्ट एनहेंसमेंट के ऊपर फोकस किया जाए। अपनी मार्केट को हमने इतना कंपेटिटिव बना देना है कि हम जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हों। जब आप इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देते हैं और इंपोर्ट आने नहीं देते, तो फिर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर पाती, वो कंपेटिटिव नहीं रहती। उसको आदत पड़ जाती है कि मुल्क के अंदर आप रिस्ट्रिक्शन लगा लें और वो किसी दुनिया की और इंडस्ट्री से कम्पीट ना कर पाए। तो ये फेल्ड पॉलिसीज हैं। मैंने आपको जिक्र किया ब्राज़ील का, अर्जेंटीना, मेक्सिको और ब्रादर मुल्क इंडिया के अंदर आप हमसाया मुल्क आप देख लें, इंडिया में उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मार्केट कंपेटिटिव तो तब होगी जब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई फिजिबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी, जब बिजली होगी, पावर सेक्टर के इतने इश्यूज नहीं होंगे। और फिर खासतौर पे इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होने वाला है एज फार एज कॉटन इज कंसर्न, और हमारी जो क्रॉप साइज़ है वो तो बिल्कुल ही डिमिनिश हो गया है। अब ये फरमाइएगा सर, आपने बताया कि जो हमारे पास रिजर्व्स है वो बुनियादी वजह है कि डॉलर तगड़ा हो रहा है। आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर जो प्रेशर है रिजर्व्स के ऊपर कम होता हुआ, ईज ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे मजीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी एक वजह अभी शायद आपने मेंशन की कि फ्लड्स के नतीजे में तकरीबन 45% एटलीस्ट सिंध के अंदर जो कपास की फसल है वो तबाह हो चुकी है। अगर कपास हम इंपोर्ट करेंगे, लास्ट ईयर मुझे याद आता है कोई $1.8 अरब की कपास हमने इंपोर्ट की थी। इस साल हमें उससे भी ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सफ़र करेंगी। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की नीचे आएंगी। मुझे लग रहा है कि जो गंदम की काश्त है वो डिले हो जाएगी, हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट्स मज़ीद कम होंगी, इंपोर्ट्स ज़्यादा होती नज़र आ रही हैं, और नतीजा वही निकलेगा कि रुपए के ऊपर मजीद प्रेशर कर। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आज वज़ीर आज़म ने वादा किया है, इस हवाले से यकीन दहानी कराई है। इस केस की समाअत का अहवाल आएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हों या बड़े बड़े शहरों के चौक चौराहे, लापता अफराद के लवाहिकीन हर रोज़ कोई ना कोई पैगाम लिए बैठते हैं। कोई उनका दर्द जान नहीं सकता, और जाने भी तो कैसे। न जिंदगी की खबर, न मौत की तस्दीक। ये गुमशुदा लोग न जिंदा है और न मुर्दा, बस मुंतज़िर है, और इंतज़ार क्या है कोई नहीं जानता। इन लापता अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन गुमशुदा लोगों के बज़ाहिर मौजूद मगर लापता रिश्तेदार कभी इस्लामाबाद, कभी कराची और कभी कोयटा के प्रेस क्लबों के बाहर कतबे उठाए एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। सीबी दीन बलोच अपने वालिद डॉक्टर दीन बलोच को ढूंढते ढूंढते बचपन से निकलकर शऊर की मंजिल पर पहुंच गई है। मुदस्सिर नारू की वालिदा की उम्मीद कभी जिंदा और कभी दम तोड़ती दिखाई देती है। कभी कभार कोई सियासतदान भूले बसरे इन खोए हुओं बल्कि लापता पर तरस खाकर बयान जारी कर देता है, लेकिन उनके दुखों का मदावा तो तब होगा जब उनके बिछड़े वापस घरों को लौट आएंगे, या कम से कम उनके जिंदा या मर जाने की तस्दीक हो जाएगी। आज इन्हीं लापता अफराद के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज मुदस्सिर नारू और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने अदालत को लापता अफराद के मामले को हल करने की यकीन दहानी कराई। केस के आगाज़ पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वज़ीर आज़म से मुकालबा करते हुए कहा कि आप इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इस अदालत को इसलिए तकलीफ दी है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इशू कई माह से यहाँ चल रहा है, लेकिन रियासत का जो रद्द-ए-अमल है जो होना चाहिए वो नहीं है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने 9 साल हुकूमत की और अपनी किताब में फ़ख्रिया लिखा कि अपने लोग बैरून मुल्क भेजते थे। कई दफ़ा ये मामला विफाकी हुकूमत को भेजा गया, विफाकी काबीना का भी वो रद्द-ए-अमल नहीं आया जो आना चाहिए था।
चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ये कोर्ट आइन को देखे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ही ने इसको देखना है। आपको ये मामला भेजा, आपने कमेटी बनाई, लेकिन ये कमेटी का मामला नहीं है। मिसिंग पर्संस की फैमिलीज बैठी हैं, उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। कई हफ्ते तक मिसिंग पर्संस की फैमिलीज यहाँ एहतजाज में बैठी रही, लेकिन उन तक कोई नहीं गया। जो लोग बाजियाब भी हुए, उनको उठाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के सामने इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। बलोच तलबा के जो इश्यूज आ रहे हैं वो बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं। ये तासुर भी नहीं होना चाहिए कि हमारी एजेंसीज शहरियों को उठाती हैं, ये आइन के खिलाफ है। जबरी गुमशुदगियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से मुकालबा करते हुए मजीद कहा कि यह कोर्ट यकीनी बनाएगी कि सिविल सुप्रीमेसी पर मुकम्मल अमल दरामद हो। अच्छा नहीं लगता कि अदालत आपको बुलाए, या तो बता दिया जाए आइन बहाल नहीं है, ये तमाम इदारे सिविलियन के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में है, इस कोर्ट का आप पर मुकम्मल एतमाद है। ये छोटा बच्चा जब आता है तो इस अदालत को क्या जवाब दें? आप मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इस अदालत को हल बता दें। आइंदा जब कोई आए तो किसी को जिम्मेदार ठहराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर जस्टिस अतर मिनल्ला को जवाब दिया कि चीफ जस्टिस साहब, ये मेरी जिम्मेदारी है, अदालत की हिदायत पर पेश हुआ हूँ। आजकल मैं सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहा हूँ। वजीर आजम ने कहा कि मैं किसी उज़्र के पीछे छुपना नहीं चाहूँगा। मैं आमना जंजुआ से मिला हूँ। इस बच्चे ने कहा, वजीर आजम मेरे अब्बू को मुझसे मिला दो, मैं लापता अफराद के लवाहिकीन छोटे बच्चे से मिला हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि इस बच्चे के बाप को ढूंढूं। वजीर आजम ने अदालत को बताया कि जो कुछ मेरी जिम्मेदारियों में है उसके मुताबिक मैं कोशिश करूंगा, मैं पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हूं। छोटे बच्चे का सवाल रोजाना मुझे तकलीफ देता है। कमेटी 6 मीटिंग्स कर चुकी है, मुतल्लिका अथॉरिटीज हुकूमतों से मिल चुकी हैं। मैं कमेटी की कारकर्दगी 2 हफ्ते बाद खुद देखूंगा। 1 माह बाद रिपोर्ट जमा कराएंगे जो महज फिक्शन नहीं, हकाइक पर मबनी होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि आप जब भी कहेंगे मैं अदालत के सामने पेश हो जाऊंगा। मैं यकीन दहानी कराता हूँ, लापता अफराद के अहले खाना से मिलाऊंगा। मैं लापता अफराद केसेस को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं अवाम और अल्लाह ताला को जवाब दूं। 4 बरस में 2 मरतबा जेल गया, मेरे अहले खाना ने भी अजियत देखी है। वजीर आजम का कहना था कि मैं कोशिश करूंगा कि उनके प्यारों की तलाश करें। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका वक्त बहुत अहम है, अदालत आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कमेटियां बनी, बयानात दिए गए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। कोई भी शख्स इस अदालत से अप्रोच ना करे कि उसका प्यारा लापता है। इस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने तस्लीम किया जबरी गुमशुदगी इस वक्त की पॉलिसी थी, उस वक्त की पॉलिसी थी तो उन्होंने आइन तोड़ा। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान का इस अदालत में बहुत एहतराम है, तमाम सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार हैं। अगर उनके इलाकों से कोई उठाया जाता है, ये रियासत के लिए टेस्ट केस है कि किसी के प्यारे को ना उठाया जाए। सूबे या मरकज जहां से कोई लापता हो, चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है। सिविल कंट्रोल, सिविल सुप्रीमेसी पर अमल दरामद आपका काम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत के फैसले से पहले एग्जीक्यूटिव ने इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कोई लापता ना हो। इस मौके पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सिविल बालादस्ती और इदारों का हुकूमत पर कंट्रोल आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर हुकूमत का अपने मातहत इदारों पर कंट्रोल नहीं है तो फिर सबको घर चले जाना चाहिए। इस मौके पर वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ भी रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा कि 20-21 साल का इशू है, ये नहीं कह सकते 10 रोज में हल हो सकता है। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से इस्तफसार किया कि क्या जबरी गुमशुदगियों पर सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर को अदालत जिम्मेदार ठहराए। अदालत के पास कोई रास्ता नहीं कि हम किसको तलाश करें, जिनकी जिम्मेदारी है उनको काबिल एहतसाब ठहराए। इस मौके पर मुदस्सिर नारू की मां ने कहा कि राना साहब से मिलने की कोशिश की, फोन किए तो ये नहीं मिले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, किसी शहरी को शक भी नहीं होना चाहिए कि उनको कौन उठाता है। रियासत के अंदर रियासत नहीं है, ना ये अदालत मानती है। आइन सुप्रीम है और इस पर अमल होगा। इस अदालत में लापता अफराद का कोई नया केस नहीं आना चाहिए। जो पुराने केसेस हैं उन्हें भी आप हल करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ मसला ये है कि जो ओहदों पर बैठे हैं कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। अगर आप मसला हल नहीं कर सकते तो फिर ओहदा छोड़ दें। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ भी अदालत के सामने पेश। अदालत से कहा कि वजीर कानून, वजीर दाखिला और मैंने दर्द दिल के साथ काम किया है। खुदा की कसम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ना हो तो मैं यहाँ ना हूँ। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको शिकायत इंशाल्लाह नहीं आएगी। मसला वहाँ आता है जहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हो। अदालत ने कहा कि अगर मामला हल नहीं होता तो इस अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जो इस काम में मुलव्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आमना मसूद जुंजुआ ने अदालत में कहा कि हुकूमत लापता अफराद केसेस में अपीलें वापस ले तो भी रिलीफ मिल सकता है। माहिरा साजिद केस में अदालत ने एक अच्छा फैसला दिया मगर हुकूमत अपील में चली गई। अब ये मामला इतना सादा नहीं है। इससे पहले अदालत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बुला चुकी है। उन्होंने भी अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि वो इस मामले को खुद टेकअप करेंगे इस मामले को, लेकिन अभी तक ये मामला हल तलब है। प्रोग्राम में एक वक्त ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम मामला जो ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, अब वो उस पर तरमीम की बात हो रही है। मामला अपर हाउस सेनेट में पहुँच चुका है। ये मामला कहाँ तक है इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक। ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद इस वक्त सेनेट में मौजूद है और सेनेट में जाहिर है जिसकी मेजॉरिटी होगी अपर हाउस से, अगर ये अमेंडमेंट का बिल मंजूर हो जाता है तो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जिसे ना सिर्फ तमाम तर समाजी हलकों के अंदर बल्कि ट्रांस एक्टिविस्ट की तरफ से भी खूब सराहा गया था कि ये ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की बात करता था, उनकी प्रोटेक्शन की बात करता था। लेकिन इसमें अमेंडमेंट के बिल में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसके ऊपर ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस एतराज़ उठा रहे हैं बल्कि ट्रांस एक्टिविस्ट भी इस पर अपनी राय महफूज रखते हैं, वो भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। अब पार्लियामेंटेरियंस ख़ासतौर पे सेनेट के अंदर जो आवाज़ बनकर इस बिल के अगेंस्ट खड़े हुए हैं वो जमात इस्लामी के सेनेट मुश्ताक है और वो क्या कह रहे हैं ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अब ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट जो बिल है उसके अंदर बुनियादी तौर पर रिजर्वेशन जो सेनेटर मुश्ताक उठा रहे हैं वो ये है कि जिन्स वो होगी जिसे बताने वाला परसीव करेगा, और 18 साल से कम उम्र के अंदर आप जिन्स तब्दीली की अगर बात करते हैं तो उसमें तो मेडिकल बोर्ड होगा, लेकिन 18 साल के बाद अगर कोई जिन्स तब्दीली से मुतालिक जो परसीव कर रहा है, अगर कोई कहता है कि वो खातून थी, वो कहती नहीं वो मर्द है, अगर मर्द ये परसीव करता है कि वो खातून वाली खुसूसियात उसमें पाई जाती हैं तो एज इट इज़ नादरा के अंदर जिन्स के खाने के अंदर वही जिन्स होगी जो उसका परसेप्शन होगा, जिससे हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन और ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और उलमा के बोर्ड को बैठना चाहिए और फिर इस बिल पर मुफस्सल गुफ्तगू होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, इस पर तफसील से बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।